नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज की इस बेहद खास गहन चर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जिसे अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती मान लिया जाता है। बिल्कुल। एक ऐसा विषय जिसे लोग अक्सर रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, या यूं कहें कि एक दुर्गम पहाड़ मान लिया जाता है। बात हो रही है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों की। मतलब अक्सर जब हम इतने सारे अनुच्छेदों, नियमों और प्रावधानों को देखते हैं तो दिमाग घूम जाता है। एकदम सही कहा। ये याद रखना किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता कि कौन सा हिस्सा दुनिया के किस कोने से प्रेरित है। लेकिन आज की ये चर्चा उस पहाड़ की चढ़ाई को न सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि इस पूरी यात्रा को बेहद दिलचस्प भी कर देगी। ये एक बहुत ही सटीक बात है। देखिए, आज हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं वे केवल रूखे तथ्यों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि इनमें कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स और मेमोरी ट्रिक्स शामिल हैं। मेमोरी ट्रिक्स यानी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हुक्स हैं जो जटिल जानकारियों को एक तार्किक ढांचे में पिरोते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी आलोचना का जिक्र करना मैं जरूरी समझती हूँ। हाँ, वो जो अक्सर कहा जाता है कि हमारा संविधान तो बस एक उधार का थैला है। बिल्कुल बोरोड बैग। हाँ, एक मिथक गढ़ा जाता है कि ये तो कॉपी पेस्ट है। लेकिन हमारे आज के स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से नकारते हैं। ये कोई साधारण नकल की प्रक्रिया नहीं थी। इसे हम एक बेहद विवेकपूर्ण चयन कह सकते हैं। विवेकपूर्ण चयन मतलब स्ट्रैटेजिक सिलेक्शन। 1947 की जो उथल-पुथल थी, देश की जो अथाह विविधता थी, उन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने दुनिया के बेहतरीन लोकतांत्रिक विचारों को सिर्फ उठाया ही नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय समाज के सांचे में ढालकर एक नया रूप दिया है ना। एकदम सही। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1947 का वो दौर, आजादी तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही देश विभाजन और विस्थापन की एक भयंकर त्रासदी का भी सामना कर रहा था। वो बहुत ही मुश्किल समय था। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जहां सब कुछ बिखरा हुआ था, प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम शून्य से शुरू करना और एक नया ढांचा खड़ा करना, मुझे लगता है लगभग असंभव रहा होगा। और वहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण पेश करते हैं। तैयार चैसिस का उदाहरण। तैयार चैसिस? जैसे किसी गाड़ी का बेस ढांचा होता है। बिल्कुल। अगर इसे एक वाहन के निर्माण से समझें, तो जिस तरह किसी गाड़ी को बनाने के लिए अगर आपके पास पहले से एक मजबूत और परखा हुआ ढांचा या चैसिस मौजूद हो, तो बस पहिए और इंजन लगाकर गाड़ी को जल्दी सड़क पर उतारा जा सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ठीक उसी तरह भारत शासन अधिनियम 1935 ने हमारे नए लोकतंत्र की इस गाड़ी के लिए एक रेडीमेड बुनियाद का काम किया। 1935 का अधिनियम? हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे वर्तमान संविधान का लगभग 70% हिस्सा सीधे तौर पर इसी 1935 के अधिनियम से एक ब्लूप्रिंट के रूप में लिया गया है। 70%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब ये बहुत ही तार्किक लगता है। जो मशीनरी रोजमर्रा के प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक थी, निर्माताओं ने उसे नए सिरे से ईजाद करने में समय बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल, जो व्यवस्था पहले से काम कर रही थी उसी को अपने अनुकूल बना लिया। अगर आप इसके प्रमुख स्तंभों को देखें तो न्यायपालिका का पूरा विस्तृत ढांचा, हाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का पद जो सरकार के पाई के खर्चों पर नजर रखता है, और लोक सेवा आयोग यानी UPSC। जी, UPSC जो देश का पूरा प्रशासन चलाने वाले अधिकारियों का चयन करता है, ये सभी महत्वपूर्ण अंग इसी 1935 के अधिनियम से लिए गए, ताकि आजादी के तुरंत बाद देश एक दिन के लिए भी बिना किसी सुव्यवस्थित प्रशासन के ना रहे। बिल्कुल, यही उनका स्पष्ट उद्देश्य था। ये तो बात हो गई उस बुनियाद की जिसने देश को तुरंत एक गति दी। लेकिन जब हम संविधान की और गहराई में उतरते हैं तो एक ऐसा जोड़ा सामने आता है जो अक्सर पढ़ने वालों को बहुत उलझा देता है। ब्रिटेन और अमेरिका वाला जोड़ा? हाँ, इन दोनों देशों से हमने बहुत कुछ लिया है और अक्सर ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ से आया है। तो इसके लिए आज के स्रोतों में एक बहुत ही शानदार तकनीकी उदाहरण दिया गया है। कंप्यूटर का उदाहरण है ना। अगर हम अपने शासन तंत्र की तुलना एक कंप्यूटर से करें तो इन दोनों देशों के योगदान को हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में देख सकते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली तुलना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि बहुत गहरी भी है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उसने हमें हमारी सरकार का हार्डवेयर दिया है, यानी वो भौतिक सिस्टम जिससे देश चलता है। जी, हमारी संसदीय शासन प्रणाली जो असल में हमारे पूरे राजनीतिक ढांचे की धुरी है,
वो ब्रिटेन से ही आई है। ये वो प्रणाली है जहां कार्यपालिका अपनी सारी शक्ति और वैधता संसद से ही प्राप्त करती है। और इसके अलावा? इसके अलावा पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली एकल नागरिकता, कानून का शासन और विधि निर्माण की जो पूरी जटिल प्रक्रिया है कि कोई विधेयक किन चरणों से गुजरकर कानून बनेगा। बिल्कुल, ये सब ब्रिटेन के उसी हार्डवेयर का अभिन्न अंग है। और इसे दिमाग में बैठाने के लिए जो ट्रिक हमारी नोट्स में दी गई है वो बहुत ही मजेदार और व्यवहारिक है। हाँ, जरा बताइए। ट्रिक ये है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, तो जाहिर सी बात है कि शासन चलाने वाली संसद और कानून की प्रक्रिया उन्हीं की चलेगी। हाँ, ये बहुत ही सटीक है। और ये सिर्फ एक रटने वाली ट्रिक नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सच है कि भारतीय उस संसदीय व्यवस्था के अभ्यस्त हो चुके थे। तो उसी हार्डवेयर को अपनाना सबसे सुरक्षित विकल्प था। उन्हें से कोई भी मशीन अपने आप सही दिशा में काम नहीं कर सकती। हाँ, उसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमें मिला अमेरिका के संविधान से। एकदम सही। मशीन को ये बताने के लिए कि उसकी सीमाएं क्या हैं और उसे किस दिशा में काम करना है, एक सशक्त सॉफ्टवेयर चाहिए। अमेरिका का पूरा वैचारिक ढांचा शक्ति के संतुलन और व्यक्ति की आजादी पर केंद्रित है। इसी सॉफ्टवेयर के तहत हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार अपनाए, विशेष रूप से अनुच्छेद 32, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है। क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार महज कागजी दावे रह जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अधिकारों की बात के साथ साथ उन अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था को भी तो ताकतवर होना चाहिए। और वो ताकत भी अमेरिका से ही आई है। अमेरिका से ही हमने सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी शक्ति यानी न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू को अपनाया है। जुडिशियल रिव्यू यानी सरकार कोई गलत कानून बनाए तो न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए उस कानून की समीक्षा कर सकती है और संविधान के खिलाफ पाए जाने पर उसे रद्द भी कर सकती है। ये शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जी, इसके अलावा देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कठोर प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना का जो मूल विचार है वो भी अमेरिकी सॉफ्टवेयर से ही संचालित होता है। और इस अमेरिकी सॉफ्टवेयर को याद रखने का जो सूत्र है वो शक्ति के इसी संतुलन पर आधारित है। हमारे नोट्स कहते हैं अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत है, उसके पास पावर है, वो बड़े से बड़े जज को हटा सकता है और डंके की चोट पर अपने अधिकार मांग सकता है। बहुत ही बढ़िया मानसिक चित्र है ना? अधिकार मांगना मतलब मौलिक अधिकार, जज को हटाना मतलब आजाद न्यायिक प्रक्रियाएं और पावर मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। इससे तुरंत सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो अब तक हमने देश का हार्डवेयर खड़ा कर लिया, उसमें अधिकारों और संतुलन का सॉफ्टवेयर डाल दिया, लेकिन किसी भी समाज को लंबे समय तक सही दिशा में चलाने के लिए एक नैतिक दिशासूचक यंत्र की भी तो आवश्यकता होती है। एक मॉरल कंपस। बिल्कुल, और ये दिशा हमें मिली है आयरलैंड से। आयरलैंड का योगदान बहुत ही दार्शनिक और दूरगामी रहा है। आजादी के बाद हमें कैसा समाज बनाना है ये तय करने में आयरलैंड ने एक बड़ी भूमिका निभाई। एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना वहीं से प्रेरित है। कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो आने वाली सरकारों के लिए एक तरह से नैतिक दिशा निर्देश तय करते हैं कि उन्हें नीतियां बनाते समय किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए, ये आयरलैंड की ही देन है। और राज्यसभा वाली बात भी तो वहीं से आई है। ये मुझे बहुत विचारशील लगता है। ये केवल एक संख्या का खेल नहीं है। इसका गहरा अर्थ ये है कि राजनीति के भारी शोर शराबे और चुनाव की लंबी जटिल प्रक्रियाओं से दूर जो असली विशेषज्ञ हैं, हाँ, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के महारथी, उनकी आवाज सीधे संसद तक पहुंच सके और वे नीति निर्माण में अपना सीधा योगदान दे सकें। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। लोकतंत्र में केवल पेशेवर राजनीतिज्ञों की ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। यह सदन की बौद्धिक गुणवत्ता को बढ़ाता है। बिल्कुल। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की जो एक बहुत ही विशिष्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति है, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण की है। और आयरलैंड को याद रखने का सूत्र भी हमारे स्रोतों में बहुत ही मजेदार है। इसमें लिखा है, अरे यार आयरलैंड, तेरी नीति बहुत अच्छी है। हाँ, ये वाकई बहुत सरल और प्रभावी है। मतलब आयरलैंड से मिली हैं नीतियां, यानी नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, अधिकारों और राज्य की नीतियों पर तो बहुत चर्चा हो गई,
लेकिन जब हम संविधान के मूल स्वरूप को देखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। कर्तव्यों के बारे में। हाँ, 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें नागरिकों के लिए अधिकारों की तो लंबी सूची थी, लेकिन उनके लिए कोई भी कर्तव्य निर्धारित नहीं थे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि शुरुआत में संविधान निर्माताओं ने शायद ये आदर्शवादी विचार रखा होगा कि एक आज़ाद भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन अपनी स्वप्रेरणा से करेंगे। मतलब वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ इस धारणा को वास्तविकता की कसौटी पर परखा गया, विशेषकर 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ। इमरजेंसी का दौर। जी, तब ये बहुत गहराई से महसूस किया गया कि अगर नागरिकों को इतने व्यापक और सशक्त मौलिक अधिकार सौंपे गए हैं तो उस आज़ादी का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ स्पष्ट कर्तव्यों का होना भी नितांत आवश्यक है। बैलेंस करना जरूरी था। हाँ, अधिकारों और जिम्मेदारियों के तराजू को बराबर करने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और ये महत्वपूर्ण विचार हमें मिला रूस से, जिसे उस दौर में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक नया और युवा देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएगा, इसके लिए जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो भी रूस से ही अपनाया गया था। और इस रूसी प्रभाव को याद रखने का जो सूत्र है वो बहुत ही भावनात्मक है। वो दोस्त वाला। हाँ, ट्रिक है, रूस भारत का एक पुराना और सच्चा दोस्त है और एक सच्चे दोस्त का कर्तव्य है हमेशा मदद करना। बहुत सुंदर। यहाँ दोस्त का कर्तव्य सीधा इशारा करता है मौलिक कर्तव्यों की ओर, और मदद करने का अर्थ है आर्थिक योजनाएं या पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ये ट्रिक कभी नहीं भूलने वाली है। चलिए अब एक थोड़े तकनीकी लेकिन बहुत ही बुनियादी मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जटिल खेल। राज्य व्यवस्था पढ़ते समय अक्सर ये सवाल मन में कौंधता है कि आखिर भारत का संघीय ढांचा अमेरिका के संघीय ढांचे से इतना अलग क्यों है? ये अंतर भारतीय परिस्थितियों को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। देखिए, अमेरिका का निर्माण असल में अलग-अलग संप्रभु राज्यों के बीच हुए एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ था, जहां कई आजाद राज्य साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया। बिल्कुल। लेकिन भारत के मामले में ऐतिहासिक और भौगोलिक सच्चाई बिल्कुल अलग थी। भारत हमेशा से एक अखंड राष्ट्र रहा है। आजादी के बाद इसे केवल प्रशासनिक सुविधा और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए अलग-अलग राज्यों में बांटा गया था। 1947 में जब देश टुकड़ों में बंटने का दंश झेल रहा था और कई रियासतें आजाद होना चाह रही थीं, उस समय देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली केंद्र का होना अनिवार्य था। और एक मजबूत केंद्र वाले संघ की ये विशिष्ट अवधारणा हमने कनाडा से ली है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। यानी कनाडा के मॉडल ने हमें ये सिखाया कि स्थानीय प्रशासन के लिए शक्तियां तो बांटो, लेकिन देश को टूटने से बचाने के लिए लगाम हमेशा केंद्र के हाथ में मजबूत रखो। एकदम सही। यही कारण है कि अवशिष्ट शक्तियां, जिन्हें हम उन विषयों के रूप में जानते हैं जिनका जिक्र किसी भी सूची में नहीं है, वे सीधे केंद्र सरकार के पास सुरक्षित कर दी गई। और राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो सीधे केंद्र द्वारा होती है और एक तरह से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, वो विचार भी कनाडा से ही आया है। जी, और इसे याद रखने का सूत्र भी बिल्कुल सीधा है। हाँ, कनाडा के क से केंद्र। बिल्कुल। लेकिन जहां शक्तियों के बंटवारे की बात आती है, वहां सिर्फ नियंत्रण से काम नहीं चलता, बल्कि आपसी सहयोग की भी बहुत जरूरत पड़ती है। और ये सहयोग का व्यावहारिक विचार हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। बिना सहयोग के कोई भी बड़ा देश नहीं चल सकता। ऑस्ट्रेलिया ने हमें समवर्ती सूची का एक बहुत ही शानदार विचार दिया, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, यह वह विशेष सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, जो उनके बीच साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। और प्रस्तावना की भाषा भी तो वहीं से है। जी, इसके अलावा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो एक प्रवाह और विशिष्ट भाषा है, और साथ ही संसद के दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध को तोड़ने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही प्रावधानों से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के इस प्रावधान को याद रखने का सूत्र खेल से जुड़ा है। ट्रिक कहती है, क्रिकेट में हमेशा केंद्र पर यानी पिच के बीच में खेलते हैं और जॉइंट टीम बनाकर खेलते हैं। बहुत बढ़िया। समवर्ती सूची यानी दोनों मिलकर साझा जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और जॉइंट मीटिंग मतलब दोनों सदनों की एक जॉइंट टीम। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, कागज पर तो ये संयुक्त बैठक दोनों सदनों के बीच सहयोग
का एक बहुत ही आदर्शवादी और खूबसूरत प्रतीक लगती है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसके भीतर छिपा हुआ एक व्यवहारिक सच, एक हिडन इनसाइट सामने आता है। वो क्या है? जब भी किसी विवादित बिल पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों के मुकाबले दुगनी से भी ज्यादा होती है। लोकसभा में 540 से अधिक और राज्यसभा में लगभग 245। बिल्कुल। तो असल में सहयोग का यह तंत्र अंततः गणितीय रूप से लोकसभा को ही राज्यसभा के ऊपर एक प्रकार का स्पष्ट दबदबा या बहुमत दे देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। देखने में ये पूरी तरह से एक सहयोगात्मक कदम लगता है, लेकिन व्यवहार में ये जनता द्वारा सीधे चुने गए सदन यानी लोकसभा की सर्वोच्चता को ही स्थापित करता है। ये बारीकियां ही तो इस विषय को इतना जीवंत बनाती हैं। बिल्कुल। अब जरा एक बार फिर से उन परिस्थितियों की कल्पना करते हैं। संविधान बन रहा है, देश को आजादी नई मिली है और चारों तरफ भयंकर उथल-पुथल है। ऐसे में देश की सुरक्षा और उसके अस्तित्व को लेकर संविधान निर्माता कितने ज्यादा सतर्क रहे होंगे? बहुत ज्यादा। संकट के समय क्या कदम उठाए जाएं, इसका कठोर समाधान उन्होंने जर्मनी से लिया, विशेष रूप से जर्मनी के वाइमर संविधान के अनुभवों से। राष्ट्र का अस्तित्व हमेशा सबसे ऊपर होता है। जब देश के वजूद पर ही खतरा मंडरा रहा हो, तब आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अक्सर विवादों में रहने वाला प्रावधान हमने जर्मनी से अपनाया। मौलिक अधिकारों का निलंबन मतलब सस्पेंशन। हाँ, संविधान निर्माता इतिहास के अनुभवों से ये भली भांति जानते थे कि देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा सर्वोपरि है। कभी कभी अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर राष्ट्र के सामूहिक जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ती है। और इसे याद रखना भी उस ऐतिहासिक संदर्भ के कारण बहुत आसान हो जाता है। सूत्र कहता है, हिटलर ने सबके अधिकार जमा दिए थे या रोक दिए थे। जर्मनी सुनते ही अक्सर उस तानाशाही दौर की याद आती है और अधिकारों के छीनने या निलंबित होने की बात स्वतः ही दिमाग में आ जाती है। इसके विपरीत कुछ देश ऐसे भी रहे जिन्होंने हमें कोई कठोर नियम नहीं बल्कि पूरी तरह से सकारात्मक और दार्शनिक वैचारिक आधार दिए, जैसे कि फ्रांस और जापान। फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति ने तो पूरी दुनिया के राजनीतिक चिंतन को ही बदल कर रख दिया था। वहीं से हमने गणतंत्र का विचार अपने संविधान में समाहित किया। गणतंत्र यानी रिपब्लिक। जी, इसका बहुत ही सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि देश का जो प्रमुख होगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होगा, किसी राजा या रानी की तरह वंशानुगत नहीं होगा। और वो जो प्रस्तावना में शब्द हैं, हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो महान दार्शनिक विचार हमारी प्रस्तावना की असली शोभा बढ़ाते हैं, वे भी फ्रांस के ही आदर्शों से लिए गए हैं। और जापान से क्या लिया गया? दूसरी तरफ पूर्वी देश जापान है, जिसने हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक बहुत ही सख्त और अनुशासित सिद्धांत दिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून द्वारा एक उचित और निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया गया हो। ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि क्या किया जा रहा है, बल्कि ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि वो कैसे किया जा रहा है। प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहुत जोर है। बिल्कुल। इन दोनों के लिए जो मेमोरी ट्रिक्स हैं वे बहुत ही स्पष्ट हैं। फ्रांस के विचारों के लिए बस अक्षर F को याद रखना है। F फॉर फ्रांस एंड F फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। और जापान के लिए? जापान के लोग विधि या कानून का बहुत ही सख्ती और अनुशासन से पालन करते हैं। ये बहुत ही कारगर ट्रिक्स है। यहां तक तो हमने ये गहराई से समझ लिया कि 1947 से 1950 के उस महत्वपूर्ण दौर में दुनिया भर के अनुभवों से बेहतरीन चीजें चुनकर एक ढांचा खड़ा किया गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, नई जरूरतें पैदा होती हैं और पुराने कानून अप्रासंगिक होने लगते हैं। तो फिर ये दस्तावेज जो दशकों पहले लिखा गया था, आज भी इतना जीवंत और प्रासंगिक कैसे बना हुआ है? यही इस पूरे दस्तावेज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खूबी है। और ये संजीवनी हमें मिली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका? जी, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया, जिसका विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है।
ये अकेला प्रावधान हमारे संविधान को एक जड़ और बंद किताब होने से बचाता है। यही वो शक्ति है जो इसे एक जीवंत दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया संविधान को ये ताकत और लचीलापन देती है कि वो समय के साथ खुद को बदल सके, समाज की नई जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल सके। अगर संशोधन की ये महत्वपूर्ण शक्ति हमारे पास न होती तो शायद हमारा संविधान समय के भारी बोझ के तले दबकर कब का चरमरा चुका होता। अगर हम वापस अपने उसी तकनीकी वाले उदाहरण पर जाएं जहां हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की थी, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने हमें सिस्टम अपडेट या समय समय पर आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट का तंत्र दिया है जी। कि हमारी शासन प्रणाली कभी हैंग ना हो। हाँ, एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और इसे याद रखने का जो सूत्र है, दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका में फ्री में कुछ नहीं मिलता, समय के साथ बदलाव या संशोधन करना ही पड़ता है। बहुत खूब। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम इन सारे स्रोतों और प्रावधानों के आखिर में कहाँ पहुंचते हैं? क्या किसी देश की या उसके संविधान की असली पहचान सिर्फ इस बात में है कि वह पूरी तरह से ओरिजिनल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ इस बात पर हमें अपने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को कमतर आंकना चाहिए कि इसमें बाहरी प्रभाव हैं? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसका उत्तर ये है कि हमारी असली ताकत और पहचान इसी बात में निहित है कि हम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और परखे हुए विचारों को खुले दिमाग से अपनाने की असाधारण क्षमता है। हमने सिर्फ आंख बंद करके किसी भी देश के कानून की नकल नहीं की। बिल्कुल नहीं। हमने उन विचारों का अध्ययन किया और फिर उन्हें अपनी विशाल विविधताओं, अपनी अनूठी संस्कृति और अपनी जटिल चुनौतियों के हिसाब से संशोधित और बेहतर बनाया। अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। ये अनुकूलन या ढलने की जो क्षमता है, उसी ने इस संविधान को पिछले 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक सफल बनाए रखा है। इसलिए ये पूरे गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हमारा संविधान कोई उधार का थैला या नकल नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का एक अद्भुत संकलन है। ये वाकई बहुत ही सटीक और विचारणीय निष्कर्ष है। जब भी मौलिक अधिकारों का उपयोग करने की बात आती है या जब भी मौलिक कर्तव्यों का एहसास होता है या जब मतदान करके सरकार चुनने की बारी आती है, तो एक पल के लिए ये सोचना बहुत रोमांचक होता है कि जो आज़ादी और अधिकार आज हमें मिले हुए हैं, उनके पीछे दुनिया भर के इतिहास, क्रांतियों और संघर्षों का एक पूरा निचोड़ मौजूद है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक यात्रा का एक भारतीय संस्करण है। और आज की इस गहन चर्चा को आखिरी पड़ाव पर लाते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जो हमें अतीत से निकालकर सीधे भविष्य की ओर ले जाता है। बताइए। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जिंदगियों के हर पहलू को नियंत्रित करने लगी है। बिल्कुल, एआई का दौर है। अगर आज निर्माताओं को हमारे संविधान में कुछ नए प्रावधान जोड़ने हो तो वे किस देश के सॉफ्टवेयर या किन आधुनिक नियमों से प्रेरणा लेना पसंद करेंगे? तकनीक और अधिकारों के इस नए